अगर आप भी इस गर्मी की छुट्टियों में सोच रहे हैं हिमाचल पे जाना, बाइक लेकर के पहाड़ों में राइड करना, तो सोच लीजिएगा, आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ, उसके बाद आपका ये सोचना थोड़ा-सा कम हो सकता है या दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज की जो कहानी है, उस कहानी में मैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम प्रियांश है, उसकी कहानी बताने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपका मन कर रहा है पहाड़ों में जाने का और आप आगरा यानी कि यूपी के गाँव के रहने वाले एक लड़के हैं और आप जाते हैं आगरा से दिल्ली। दिल्ली से फिर बस पकड़ के सुबह 10-11 बजे के करीब आप एक बस पकड़ते हैं और उस बस का जो एंड डेस्टिनेशन होता है वो होता है शिमला। जी हाँ, आप सोचते हैं कि आप शिमला में जाएँगे और शिमला की वादियों को एन्जॉय करेंगे। उस सरकारी बस में आप बैठते हैं और आपके साथ करीब-करीब 40 से 50 लोग और बैठते हैं, शिमला जाने के लिए। आप निकलते हैं सुबह 10-11 बजे के करीब और अब बज जाते हैं 4 से 5। अब आप शहर के उन प्लेन रास्तों को छोड़ कर के पहाड़ की वादियों में पहुँच चुके हैं। पेड़, घने जंगल और पहाड़, तीनों के ही दृश्य आपको सुंदर दिख रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, हवाएँ काफ़ी अच्छी चल रही हैं। लेकिन अब हो जाता है शाम, बज जाता है 8 से 9 बजे के करीब और अब घना जंगल बढ़ जाता है और ज़्यादा घने जंगल में आपकी बस चलती जा रही है और धीरे-धीरे जो पैसेंजर्स थे, वो अपने-अपने डेस्टिनेशन पे उतरते चले जा रहे हैं क्योंकि सबका एक गाँव नहीं है, सब अपने-अपने गाँव में उतर के चले जा रहे हैं। अब उसी बस में सिर्फ ले दे करके 8 से 10 लोग रह गए हैं, जिसके साथ ड्राइवर और कंडक्टर भी हैं। अचानक से एक जगह पे बस रुक जाती है। ड्राइवर को समझ में नहीं आता है तो वो कंडक्टर से बोलता है, "उतर के देखो भाई क्या दिक्कत है?" जब कंडक्टर उतरता है, तो कहता है कि बस में कोई दिक्कत आ गया है। अब ये माहौल थोड़ा समझिएगा। घना जंगल, अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, अजीब-अजीब से जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं और वहाँ पे आपको देखने को कुछ नहीं मिल रहा है, दूर-दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन आपके मन में ये आता है कि नहीं, बस में 8 से 10 लोग हैं, बाकी ड्राइवर, कंडक्टर है, ये सारे लोग हैं, तो मुझे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा वो नॉर्मल होगा, उसको हम मैनेज कर लेंगे। वहाँ पे आप थोड़े शांत हो जाते हो और आपको लगता है कि नहीं ठीक है, इतने लोग हैं तो हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। कुछ होगा भी तो हम लोग सब मिल कर के उस चीज़ों को सँभाल लेंगे। ये तो थी नॉर्मल बात जहाँ आप अपने मन को रोक लेते हो। थोड़ा-सा सिनेरियो चेंज करते हैं। आप हिमाचल की उन पहाड़ियों में हो जहाँ पे बोलते हैं कि पहाड़ों में देव रहते हैं, देवभूमि कहते हैं। तो ये भी समझो जहाँ देव की शक्तियाँ होती हैं, वहीं दूसरी अपोज़िट शक्तियाँ भी होती हैं। इमेजिन करो कि तुम हिमाचल की उन पहाड़ियों में तुम बाइक से जा रहे हो। अचानक से तुम देखते हो सामने से एक 9 फुट लंबा आदमी तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और दौड़ते हुए भी कैसे, पैरों से नहीं, वो हवा में लहराते हुए आ रहा है। 9 फुट लंबा इंसान, जस्ट इमेजिन। और सबसे बड़ी बात, उस आदमी का चेहरा काले रंग के कपड़े से पूरा ढका हुआ है। इतना हेवी, इतना बड़ा शरीर कि 4 खली भी वहाँ पे कम पड़ जाएँ। वो सामने से जब तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें कैसा फ़ील होगा? यही कहानी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये कहानी रेयांश की है। रेयांश एक ऐसा लड़का था, जो कि बैंगलोर में एक एमएनसी में जॉब करता था। रहने वाला वो आगरा का था, लेकिन जॉब के लिए बैंगलोर गया। और ये जो घटना है करीब-करीब लॉकडाउन के टाइम की है। तो लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोगों की तो नौकरी चली गई। बहुत लोग के साथ ये सिचुएशन आया कि उनको वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए बोला गया। तो रेयांश उनमें से ही एक लड़का था जिसकी कंपनी ने उसको बोला कि ठीक है भाई, तुम चले जाओ वापस अपने घर आगरा, वहाँ से वर्क फ्रॉम होम जॉब करो। तो रेयांश वहाँ से चला आता है और वो आगरा में अपने घर चला जाता है। जहाँ पे वो काम कर रहा था, वहीं काम वाले क्षेत्र में ही उसकी एक लड़की दोस्त बनती है, जिसका नाम श्रेया होता है। और ये जो श्रेया रहती है, ये श्रेया रहने वाली रहती है नारकंडा की। नारकंडा शिमला से करीब 80-90 किलोमीटर की दूरी पे है और नारकंडा बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ी इलाका ये काफ़ी सुंदर जगह है। तो जो श्रेया रहती है, ये नारकंडा की ही रहने वाली रहती है। तो ये दोनों वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन का सिनेरियो आता है, तो सब अपने-अपने घर चले जाते हैं। तो श्रेया अपने घर चली जाती है, ये भाई साहब रेयांश अपने घर आ जाते हैं।
जब रेयांश करीबन 3-4 महीने बीत जाते हैं वर्क फ्रॉम होम काम करते-करते, तो इसके मन में आता है कि चलो हम घूम के आते हैं। और सबसे बड़ी बात, रेयांश को एक चीज़ का शौक था। उसको बाइक चलाने का काफ़ी ज़्यादा मन करता था और काफ़ी ज़्यादा शौक था। और अब तो वो अर्न कर रहा था, अच्छा खासा अर्न कर रहा था। तो उसने एक बहुत ही अच्छी-सी बाइक ले ली थी रॉयल एनफ़ील्ड की। अब रॉयल एनफ़ील्ड बाइक ले लिया, आगरा में चला रहा है, लेकिन आगरा तो प्लेन्स है। प्लेन जगह है, मतलब ग्राउंडेड ही है। तो वहाँ उसको उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसका एक सोचना था कि हम पहाड़ पे जाएँगे। तो पहाड़ पे जाने का एक ये कारण तो था ही, दूसरी कारण थी श्रेया। उसको श्रेया से मिलने का काफ़ी मन कर रहा था। तो सोचता है कि चलो हम हिमाचल ही चलते हैं, वहाँ पे मेरा बाइक से राइड करने का सपना भी पूरा हो जाएगा और श्रेया से भी मिल लेंगे। श्रेया ने भी उसको बोला था, दोनों बात करते थे, तो श्रेया ने कहा था कि ठीक है तुम आ जाओ हिमाचल, हम तुमको घुमाते हैं हिमाचल। तो फिर ये दोनों प्लान करते हैं और फिर करीब-करीब लॉन्ग वीकेंड देख करके रेयांश सोचता है कि 1 हफ्ते का पूरा छुट्टी ले लेते हैं और फिर जाते हैं घूमने हिमाचल। तो रेयांश अपना बाइक लेकर के निकलता है और उस टाइम पे इसको बहुत शौक चढ़ा था कि हम जहाँ पे भी जाएँगे तो बहुत खर्च नहीं करेंगे, टेंट में रहेंगे। खर्च तो दूसरी बात होती है, मेन इसको ये था कि हम टेंट खुद से लगाएँगे, खुद से सारा सर्वाइवल प्रोसेस करेंगे। तो इसने एक पास के ही मार्केट में जाकर के एक टेंट लेकर के आया था। पूरा ऐसा सेटअप लाया था कि बाइक में ये पूरा सेटअप बना लेता है, बाइक की तरफ से ही साइड में रखता है, कुछ इधर-उधर रख करके पूरा सब कुछ सेटअप बना लेता है। और बनाने के बाद ये आगरा से निकलता है। आगरा से आता है डायरेक्ट दिल्ली और दिल्ली से ये निकलता है वापस से शिमला की तरफ। जब ये शिमला की तरफ आता है, तो ये शिमला पहुँचता है। शिमला पहुँच के इसने श्रेया को मैसेज किया कि मैं शिमला आ चुका हूँ। 1-2 दिन मैं अभी शिमला को थोड़ा-सा एन्जॉय और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुमसे मिलने नारकंडा आऊँगा। श्रेया भी कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम पहली बार आए हो, थोड़ा आराम कर कर के भी चलाना, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ड्राइव करने से भी प्रॉब्लम होता है। तो वो भी समझती है, तो कहती है ठीक है, तुम आराम से ब्रेक लेते हुए आओ। तो यहाँ रेयांश शिमला जब पहुँचता है तो पहले दिन तो पूरी तरीके से आराम करता है। इतना ज़्यादा वो कभी इसके पहले ड्राइव नहीं किया था। आगरा में रहता है, कितना ही ड्राइव करेगा। तो पहले इतना लंबा कभी वो ड्राइव नहीं किया। पहले वो ड्राइव करके पहुँचता है तो उसके बाद में वो होटल लेकर के आराम करता है। पहले दिन तो पूरा आराम करता है। दूसरे दिन वो निकल कर के आस-पास के एरिया में ही, शिमला में ही एक्सप्लोर करता है चीज़ों को। और करीब दूसरा और तीसरा दिन, 3 दिन वो पूरा बिता लेता है। चौथे दिन उसका प्लान रहता है कि अब मैं यहाँ से निकलूँगा नारकंडा की तरफ। इनको ये लगता है कि नारकंडा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 80-90 किलोमीटर की दूरी है, तो मतलब बहुत लगेगा, 2 से 3 घंटा लगेगा, तो अगर हम दोपहर तक में भी निकलेंगे तो हम आराम से पहुँच जाएँगे। यही गलती थी रेयांश की, क्योंकि ये पहाड़ हैं। पहाड़ पे 80-90 किलोमीटर 2-3 घंटे में कभी पूरे नहीं होते, और वो भी शिमला और नारकंडा जैसी पहाड़ी। तो चौथे दिन के करीब में रेयांश उठता है सुबह करीब 8-9 बजे के करीब, नाश्ता-वाश्ता करता है 10-11 बजे, आराम से सब कुछ रेडी-वेडी होके 12 बजे तक होटल से चेकआउट करता है। चेकआउट करने के बाद गाड़ी पूरा मतलब देखना, आस-पास के इलाके पूरा सब कुछ एक्सप्लोर करते-करते 1:30 बजे इसने सफ़र शुरू किया था शिमला से। और शिमला से जब कुछ दूर चलता है तो करीबन 2 ढाई घंटे सफ़र करने के बाद एक जगह पे रुकता है चाय की टपरी पे। तो जो चाय की टपरी वाला रहता है वहाँ, उसके यहाँ बैठ के उससे चाय ऑर्डर देता है और बैठा रहता है। तो देखता है कि जो चाय वाला है वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं था उसका, वो उसके हम-उम्र ही वही 23-24 साल का एज रहता है। थोड़ा-सा हो जाता है, वो चाय वाला भी इससे पूछता है कहाँ जा रहे हो भाई? तो ये बता देता है कि मेरी एक दोस्त रहती है, फिर ये दोनों बहुत फ्रैंक हो जाते हैं। तो वो भी पूछता है कि कब दोस्त बनी, सब कुछ पूछता-वूछता है, तो ये भी उसको बताता है। फिर कहता है कि भाई मुझे नारकंडा जाना है और ये जो रास्ता है बहुत लंबा दिखा रहा है। तो वहाँ वो चाय वाला बोलता है कि अरे इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? हम तुमको एक रास्ता बता दे रहे हैं, तुमको 2-3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर ही तुमको नारकंडा पहुँचा देगा। ये सुन के इसके अंदर एकदम खुशी हो जाता है कि चलो तो 2 घंटे में पहुँच जाएँगे तब तो और अच्छी बात है। अब ये भाई साहब उनका बात सुनते हैं, वहाँ थोड़ा हँसी-मज़ाक होता है, चाय-वाय पीता है, फिर वहाँ से निकलता है और ये मेन रोड छोड़ कर के जंगल वाला रास्ता पकड़ लेता है, जो कि कच्चा रास्ता होता है। उस रास्ते पे ये चलना शुरू करता है। कुछ दूर तक तो वो रास्ता एकदम ठीक रहता है, गाड़ी एकदम नॉर्मल चल रही है। कुछ दूर के बाद पूरा ऊबड़-खाबड़ एकदम अजीब तरीके का रास्ता आ जाता है, पूरा गड्ढा बहुत सारा वहाँ पे, पूरा इसको प्रॉब्लम हो रहा है चलाने में गाड़ी। फिर इसको धीरे-धीरे पछतावा होता है कि मैं क्यों इस रास्ते से आया फालतू का। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पे ड्राइव करते-करते रेयांश को 3.5 घंटा बीत चुका था और अब शाम का 4:30-5 बजे का टाइम हो रहा था। एकदम सुनसान रास्ता, कोई भी वहाँ नहीं, और पहाड़ों में अंधेरा जल्दी होता है।
वहाँ पे जब रेयांश ड्राइव कर रहा था तो इसको लगता है कि रात काफ़ी हो गया है, हम तो यहीं आस-पास में कहीं रुक जाएँगे, कोई गाँव मिले यहाँ पे कहीं कुछ रहने का मिले तो हम वहीं रुक जाएँगे क्योंकि अब रात काफ़ी हो गया है, मैं श्रेया को बोल दूँगा, कल आऊँगा मैं तुमसे मिलने। तो ये भाई साहब गाड़ी चलाते रहते हैं, कुछ दूर पे एक औरत इनको थोड़ी मतलब एजेड औरत रहती है, तो इसे हाथ देते हुए दिखाई देती है। तो ये सोचता है कि चलो अच्छा है हमको कोई मिल गया, हम उससे पूछ लेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये जब पास जाता है तो वो लेडी उसको देखती है, नीचे से की रहती है, ऐसे शक्ल उठाती है, उसको देख के कहती है, बेटा मेरा यहाँ पास में ही गाँव है, तुम मुझे आगे छोड़ दोगे? तो इसको लगता है कि ठीक है अगर हम उनको छोड़ देंगे तो क्या दिक्कत है, हमें भी रहने का जगह मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये उनको पीछे बैठा लेता है। ये सोचता है कि उनसे रास्ते भर बात भी करते हुए चलेंगे, पूछेंगे आस-पास में होटल मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा तो पूछ लेगा। अब ये दोनों लोग वो पीछे बैठती हैं, ये दोनों लोग वापस से राइड शुरू करते हैं। यहाँ ब्रियांश राइड करते-करते ऐसे ही पूछता है कि आंटी यहाँ आस-पास में कहीं होटल या कुछ रहने का मिलेगा तो आप बता दीजिए, मैं भी वहीं रुक जाऊँगा आपको आपकी जगह पे छोड़ कर के। अब भाई साहब ये इतना पूछते हैं, पीछे से कोई आवाज़ नहीं आता है। उसको लगता है कि शायद आंटी ने सुना नहीं। ये दोबारा पूछता है कि आंटी आप मुझे बता सकती हैं यहाँ कुछ रहने के लिए कोई जगह या खाने-पीने के लिए कुछ मिल जाएगा? कोई आवाज़ नहीं आती। तो रेयांश को लगता है कि शायद आंटी बात नहीं करना चाहती हैं, कुछ ऐसा रीज़न है, तो वो कहता है कि मैं इनको छोड़ दूँगा, मैं खुद अपने से। होता है ना लड़कों के अंदर ये चीज़ कि कोई नहीं बोल रहा है तो हम भी क्यों बोलें? फिर हम वो सोचता है कि हम इनको छोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम अपने से अपनी चीज़ें देख लेंगे। करीबन आधा घंटा, 1 घंटे के करीब में ये राइड करता है और फिर एक जगह जहाँ पहुँचता है, तो वहाँ देखता है कि ऐसे नीचे की तरफ रास्ता जा रहा था, तो आंटी बोलती हैं कि बेटा यहीं रोक दो। उसके पीछे खासकर अगर हम आपको एग्ज़ैक्टली बताएँ तो वो बोलती भी नहीं है, पीछे इसके टैप करती हैं, ऐसे टैप करके बोलती हैं, रोक दो यहीं पे। तो ये वहीं पे गाड़ी रोक देता है। इससे पहले कि वो उतरती, ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको थैंक यू या धन्यवाद कुछ तो ऐसा बोला जाएगा या कुछ पूछ लेगा ये। वो उतरती, वो उतर के सीधे वो नीचे वाले रास्ते की तरफ भाग के चली गई। और वो इतना तेज भागी कि इसको समय भी नहीं मिला कि उनसे कुछ पूछ सके, उनकी तरफ देख सके या उनका चेहरा तक देख सके। और वो उतर के चली गई। तो जब वो उतर के चली गई तो फिर सोचता है कि ठीक है चलो अब तो मेरा कुछ काम हो नहीं पाई, हमको कुछ बताई नहीं, हम अपने दम पे ही खोज लेते हैं। तो वापस से अपना गाड़ी स्टार्ट करता है, गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही इसका फेस सामने की तरफ होता है कि उस रास्ते पे चलना है, तो इसको दूर एक बहुत बड़ा-सा एक वुडन, खासकर हिमाचल में ऐसे ही घर ज़्यादातर होते हैं, वुडन घर ही होते हैं, तो वो घर इसको दिखता है। अब घर देखते ही देखता है उसमें लाइट भी चल रहा है, तो ये सोचता है कि चलो कोई जगह तो हमको मिला, यहाँ पे इनसे पूछ लेंगे, यहीं पे हम अपना टेंट लगा लेंगे। इसको घर में नहीं रहना था, इसको बस कोई ऐसा जगह चाहिए था जहाँ पे कोई ऑलरेडी रह रहा हो, ताकि ये वहीं पे अपना गाड़ी सेफली खड़ा कर सके और वहीं पे टेंट लगा ले। तो ये वहाँ पहुँचता है, वहाँ पहुँच कर के वहाँ एक ऐसा जगह रहता है, वहीं पे गाड़ी खड़ा करता है और फिर जाके गेट पे नॉक करता है। बहुत देर तक नॉक करता है, करीबन 10-12 बार नॉक करता है, तो उधर से फिर गेट खुलता है। और जब गेट खुलता है तो देखता है कि एक बहुत काफ़ी बूढ़े से अंकल हैं, जो कि वो गेट खोल रहे हैं। तो गेट खोलते ही पूछते हैं, "क्या हुआ?" तो ये कहता है कि अंकल मैं ये अपना पूरा सिचुएशन बताता है कि अंकल मैं यहाँ से आ रहा हूँ, काफ़ी रात हो गया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे ट्रैवल ना करूँ, गाड़ी अपना चलाऊँ, कहीं रुक जाता हूँ। तो आपके यहाँ तो नहीं रुकना है, मैं अगर आप परमिशन दे दीजिए तो मैं यहीं पे टेंट लगा लूँ बाहर, मैं यहीं रुक जाऊँगा। आप बस गाड़ी के लिए कोई जगह ऐसा सेफ जगह बता दीजिएगा जहाँ मैं रख के इसको सेफ्ली आराम से टेंट लगा के सो सकूँ। तो अंकल बोलते हैं कि क्यों टेंट लगाना है तुमको? इतना बड़ा घर है मेरा, तुम आ जाओ आराम से रहो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले तो ये हिचकिचाता है कि नहीं अंकल ऐसे-ऐसे बोलता है, तो अंकल कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ। तो फिर इसके अंदर ये हो जाता है, थोड़ा खुशी आ जाता है कि नहीं चलो इतने हेल्पिंग लोग हैं, हिमाचल में तो हेल्पिंग लोग होते हैं, काफ़ी सुना है हम लोगों ने। तो इसको लगता है कि जितना सुना था हमने वैसे ही लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी हेल्पिंग लोग हैं, हेल्प कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं, सामने से इनवाइट कर रहे हैं कि आ जाओ। तो इसको बोलते हैं कि एक ऐसे टिन शेड वाला जगह रहता है, इसको बोलते हैं जाओ अपना बाइक वहीं लगा दो और लगा कर के तुम चले आओ। तो रेयांश जाता है, अपने बाइक को वहाँ रखता है, रखने के बाद वहाँ से बाइक में से सिर्फ़ टैंक बैग निकालता है। टैंक बैग मतलब जो राइडर होते हैं उनको पता होगा टैंक बैग क्या होता है। बेसिकली टैंक बैग एक ऐसा बैग होता है टैंक पे ही लगा हुआ, जिसमें वो अपने नेसेसरी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको उसमें वो रखते हैं। तो अपना टैंक बैग निकालता है बाइक से और निकाल कर के घर के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, वहाँ उसको अंकल दिखते हैं, तो अंकल बोलते हैं कि अभी मेरी नौकरानी खाना बना कर के गई है, तुम जाओ फ्रेश-व्रेश हो लो, तब तक हम खाना गरम कर देते हैं, हम लोग साथ में खा लेंगे। तो ये भाई साहब सोचते हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा है, अंकल बोलते हैं रूम भी ऊपर है, जाओ आराम से रह लो और फ्रेश हो लो, फिर आओ तो खाना खाते हैं।
तो ये जाता है ऊपर, और जब ये ऊपर जाता है तो वहाँ रूम रहता है, वहाँ पे आराम से फ्रेश होता है, सब कुछ चेंज वेंज करता है। यहाँ पे ये सोचता है क्या है कि मैं श्रेया को तो कम से कम बता दूँ कि मैं आज यहाँ रुकने वाला हूँ। तो ये श्रेया को फ़ोन करता है, कहता है श्रेया मैं निकला था नारकंडा के लिए, बट मैं नारकंडा पहुँच नहीं पाया। तो रास्ते में एक जगह मैं अभी रुक गया हूँ, एक घर है, वहीं पे रुका हुआ हूँ, अब मैं कल आऊँगा यहाँ से निकल कर के। तो श्रेया कहती है कि तुम रुके कहाँ हो? ये तो बता दो, होटल का नाम तो बता दो। तो कहता है कि होटल में नहीं हूँ मैं मैंने किसी से हेल्प लिया था, तो वहीं पे मैं रुका हुआ हूँ। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें खाना भी दे दूँगा और अंदर भी आ जाओ, रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेया कहती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अपना लोकेशन मुझे सेंड कर दो। तो यहाँ पे रेयांश कहता है कि ठीक है, लोकेशन सेंड वैसे से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तुम कह रही हो तो मैं भेज देता हूँ। तो रेयांश उसको अपना लोकेशन भेज देता है। अब ये भाई साहब लोकेशन भेजते हैं, फिर ये नीचे उतरते हैं और जाते हैं, वहाँ डाइनिंग टेबल लगा रहता है, वहीं पे अंकल खाना निकाल करके रेयांश के लिए भी और अपने लिए भी वहीं पे वेट करते रहते हैं। तो डाइनिंग टेबल में जैसे सामने का पोर्शन होता है ना, तो इधर पोर्शन में रेयांश बैठता है और जस्ट सामने के पोर्शन में अंकल बैठते हैं। ये दोनों आमने सामने बैठे रहते हैं, दोनों खाना खाते हैं। अब रेयांश का एक आदत है कि वो थोड़ा जल्दी खाना खाता है, तो अंकल खाना खा ही रहे थे, रेयांश अपना खाना खा लेता है। तो रेयांश सोचता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब खाना तो मैंने खा लिया है, थाली कम से कम अपना उठा करके मैं बेसिन में डाल देता हूँ और वहीं हाथ भी धो लूंगा। तो रेयांश ऐसे अपना थाली उठाता है, थाली उठाने के बाद सोचता है कि पीछे घूम के वहीं इधर की साइड में किचन रहता है, जैसे पीछे घूमता है, जैसे ही वो पीछे घूमता है तो उसको पीछे एक पोस्टर दिखाई देता है। और इस पोस्टर को जब वो बहुत ध्यान से देखता है तो रेयांश की एकदम हालत खराब हो जाती है, लिटरली उसकी फट जाती है। उस पोस्टर पे एक माला चढ़ा हुआ था, और वो पोस्टर किसका था? ये पोस्टर उसी लेडी का रहता है जिसको रेयांश ने लिफ्ट दिया था थोड़ी देर पहले। ये देखने के बाद रेयांश पीछे पलटता है और उन अंकल की तरफ देखता है। अंकल ने देख लिया था कि रेयांश ने क्या देखा है, फिर भी अंकल कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं और अपनी थाली में ऐसे चम्मच लगा हुआ है वो ऐसे ही खाते रहते हैं, और रेयांश की तरफ सिर्फ ऐसे सर झुका के ऐसे ऊपर की नजरों से देखते हैं। रेयांश इतना ज्यादा डर जाता है कि वो थाली वहीं ऐसे गिरा करके भाग के अपने रूम में चला जाता है। वो अपने रूम में जाने के बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है कि उसको ये लगता है कि मुझे सिगरेट पीना चाहिए। वो सिगरेट पीता था, कभी कभी पीता था, दिन में एक दो पीता था। वो वहाँ बालकनी साइड रहता है, वहां निकल जाता है तुरंत, वहां सिगरेट जलाता है, पीता है। जो सिगरेट उसको पूरे पीने में 5 मिनट लगे, उसने उसने उस दिन 2 मिनट में पी लिया। पीने के बाद भी उसको बहुत बेचैनी, बहुत अजीब सा लगता है। वो तुरंत रूम के अंदर में वापस आता है, बेड पे लेटता है, जितने कंबल वहां रहते हैं सारा कंबल अपने ऊपर ओढ़ करके पूरा फेस सब कुछ ढक लेता है। और इतना थका हुआ था वो, क्योंकि राइड करके आया था, सारी चीजें हुई थी, ऊपर से इतना चीजें देखना। ये सिचुएशन के बाद आप खुद सोच सकते हो किसको नींद आएगा। बेड में ही वो इधर उधर करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। करीब 10 से 15 मिनट बाद रेयांश के गेट पे फिर से नॉक होता है। एक बार नॉक होता है, रेयांश इग्नोर करता है, दोबारा नॉक होता है, फिर तीसरी बार जब नॉक होता है तो रेयांश पूछता है कौन है? क्या लगता है आपको, अब कौन गेट पे नॉक कर रहा होगा? अगर ये वो अंकल ही हैं तो अब क्यों आए हैं वो? और उन आंटी का फोटो जो वहां दीवार पे टंगा था, वो आंटी तो मर चुकी हैं। फिर रेयांश ने किसको लिफ्ट दिया था? इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना,